हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी सी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर टू, उनके लिए सभी के लिए सी टेट के सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आएंगे। ये क्वेश्चंस, ये हमारा एग्जाम हुआ था आपका 2000, जो भी हमारा ये एग्जाम हुआ था वो 2021 में हुआ था, उसके मैं पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 18 वीडियोज़ करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सीडीपी का। कहने के एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यानी कि एक खेल क्रिया, बच्चा खेल रहा था, रोहन क्या कर रहा था, खेल खेल रहा था। उस क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन क्या करने लगा, रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने क्या कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। तो पिता का ये कथन क्या है? तो जो पिता का ये कथन था वो क्या था? तो ये पिता का जो कथन था वो क्या था? तो लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो पिता जो इस तरीके का कथन कह रहे हैं तो ये किसको दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहने के एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है, क्लास है, तो उसमें जो है क्या है? तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहने के एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, एक कोई क्रिया चल रही थी, गतिविधि एक्टिविटी चली, उसमें छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की ये जो योजना है तो वो कैसी है? तो ये क्या है? अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करे। देखिए, जब बच्चे को कोई माता पिता हैं या फिर टीचर हैं या फिर फ्रेंड हैं या बड़े लोग उन्हें सहायता देते हैं तो वो क्या कहलाता है? पाढ़ या फिर आधारभूत संरचना का काम करती है, ताड़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कहने के बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के समाजीकरण, हम चाहते हैं बच्चों का समाजीकरण और सोशलाइजेशन, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है। तो बच्चा जो होता है सबसे पहले जो सीखता है वो परिवार से सीखता है, उसके बाद कहाँ से सीखता है? द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय को कहा है, विद्यालय और पास पड़ोस से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो जोर देता है, किस पर देता है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत देता है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर देता है कि बुद्धि जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार, कौन सा? लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देंगे। तो नैतिक विकास डैश के चरण को दर्शाता है। नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कहने के लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अधिगम प्रक्रिया में जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें के महत्व पर जोर देता है। तो किस पर महत्व देता है? सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने कहते हैं बच्चे का विकास जो होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहने के जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जीन पियाजे क्या है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में करते हैं? तो किसके रूप में जो है वर्णित करते हैं? तो किसके रूप में वर्णित करते हैं? वो क्या करते हैं? स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हमारे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है तो उसमें जो होता है विकास का मुख्य कारण क्या था? उसमें जो होता है कौन सा विकास होता है? तो उसमें जो विकास होता है वो आपका कौन सा होता है? विचार सोच में केंद्रीकरण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यानी कि डेवलपमेंट के विकास यानी कि डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो हमारा राइट है? तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विकास के संदर्भ में जो कथन सही है वो कौन सा है? विकास बहुआयामी होता है। तो बहुआयामी विकास जो होता है अलग अलग तरीके का होता है, ये भी नहीं है एक ही गति से होता है, कभी कभी किसी में धीमी गति से होता है तो
किसी में तीव्र गति से होता है। तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। कह रहे हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है उससे उसके बाद जो किशोर अवस्था तक बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो किस क्रम में होता है। तो किस क्रम में होता है बच्चे का विकास, तो किस में होता है, संवेदिक होता है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। सबसे पहले संवेदिक होता है, फिर चीज़ों को देखकर सीखता है, फिर बिना चीज़ों को देखे भी सीख लेता है, अमूर्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो देखा जाना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अधिगम अध्यापन अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, तो किस पर होना चाहिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। तो किस शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो किसका लिखा हुआ, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, तो उसके लिए क्या किया था, शब्दावली का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिगम की कठिनाई यानी कि बच्चे को कठिनाई हो रही सीखने में, उससे जूझ रहे उनकी जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए एक अध्यापक को। क्या है, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या है, शिक्षा शास्त्र और आंकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो सृजनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है बच्चों में, उसकी पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो उसकी जो पहचान का मुख्य लक्षण है वो क्या है, अवसारी चिंतन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, करके विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आए बच्चों को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विविध विन्यासों से के उदाहरण लेने चाहिए। तो विविध क्या है, विविध विन्यासों से उदाहरण क्या है, लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, करके समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को, कौन सी क्षमताओं को, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उन्हें क्या किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, करके अधिगम की अभिप्रेरणा यानी कि लर्निंग का जो मोटिवेशन है को उसे किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। हम चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं अधिगम में मोटिवेट हो, तो उनको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो किस प्रकार रखा था, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर उन्हें क्या रखा जा सकता है, कायम रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शर्मिंदगी। तो क्वेश्चन है क्या है, शर्मिंदगी क्या है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो शर्मिंदगी का जो संज्ञान है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम यानी कि जो अध्यापन शिक्षण अधिगम यानी कि शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो शिक्षण अधिगम यानी कि पढ़ाने का जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम का कौन सा प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। तो शिक्षण अधिगम को सबसे प्रभावशाली संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि क्या है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या है, अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को कहना है कि लर्निंग में यानी सीखने में कठिनाई होती है जब क्या होता है, जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तो बच्चों को क्या होती है, सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि लर्निंग करने की कौन सी सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था हमारी कौन सी है, तो कौन सी है हमारी, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो ये अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं कि यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कहने के अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा क्या है, उपयुक्त है। तो कौन सी है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता सुधार्य है।
तो कह रहे हैं कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, तो योग्यता सुधार्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, तो कौन है यहाँ पे 27, तो कौन है यहाँ पे, क्या है, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही, तो एक कार्य यानी कि कोई कार्य कर रही, उसके बाद स्वयं के अपने आप से बात कर रही, वो कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की भाषा का चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह के व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, यानी कि खुद से बात करना क्या दर्शाता है, तो व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, तो क्या दिखाता है, स्वनियमन। कैसे दर्शा रहे हैं, स्वनियमन को दर्शा रहा है, वो खुद से बात कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो मूल्यांकन पद्धति का जो लक्ष्य होना चाहिए वो हमारे क्या, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना है। तो मूल्यांकन से क्या होता है, विद्यार्थियों की जो नीड है उन्हें पहचान करेंगे और उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उनको ही पहचान करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार परिरोपित किया जा सकता है, तो बच्चों की विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार परिरोपित किया जा सकता है, तो किस प्रकार आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।